लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो चोलास, तो चोलास को देखो, अच्छे से देखो चोलास को। देखो ककतियास भी है ऊपर, समझे? ककतियास है, वनावासी है, गंगावाड़ी है, कलिंगा उस तरफ है, साउथ कलिंगा भी है, वेंजी भी है। ये वेंजी बाद में चलुकिया का गढ़ बनता है, समझे? नीचे देखो कांची है, कांची बहुत इंपॉर्टेंट जगह है चोलास का। गंगाई कोंडम चोलापुरम भी है, एक इंपॉर्टेंट सिटी है चोलास के टाइम में। उरायूर भी है, मदुराई जिसके बारे में हर समय चर्चा होता है, यही मदुराई है जहाँ पे संगम एज का असेंबली लगा था, समझे? तंजावुर है, तंजावुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस चोलास के लिए। चोलास के लिए एक सेंटर, पावर सेंटर है, वहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए थे। पांड्यास देखो नीचे एक्टिव है, समझ में आ गया ना? तो हम समझेंगे क्या, उरायूर से तंजावुर तक, ठीक है? इसमें चोलास राइज किया उस समय जब ऊपर में चल रहा। देखो चोलास का एक अलग ही इतिहास है, देख रहे हो? संगम एज में भी चोलास बहुत इन्वॉल्व है नीचे, फिर बीच में ख़त्म हो रहा है, फिर बाद में राइज कर रहा है। तो हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, कैसे आगे बढ़ा है ये लोग? इनमें माइनर चिपली फैमिली नोन एज द मुटायरिया हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा समझते हो तुम लोग? कावेरी डेल्टा में उसका क्या पूरी तरीके से साम्राज्य था सर, खाली डेल्टा तक ही। बट कावेरी का बताए थे ना, कावेरी जो डिस्प्यूट होता है हर समय कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, तो यहाँ पे तो तुम्हारा जो कावेरी बेसिन है, वहाँ पे जो मुटायर करके एक कोई राजा थे, या फिर कह सकते हो कि चीफ थे, उनका पावर था। और ये कौन थे? पलावा किंग ऑफ कंचीपुरम के सब ऑर्डिनेट थे। कल बताए थे ना, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? जो समानताज होते हैं, ऊपर किंग बैठा हुआ है, नीचे समानताज बैठा है, और वो हो सकता है लैंड लॉर्ड हो, बड़ा बड़ा लैंड लॉर्ड, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, ऐसे लोग हैं। तो उसके सब ऑर्डिनेट था। बिजालाया जो कि तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फैमिली से बिलोंग करता था, एंशियंट चिपली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उरायूर, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुदायूर इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी, यानी कि 1850 में इसने क्या किया? जो तुम्हारा मुडायर करके पलावा किंग था, उसे कैप्चर कर लिया लैंड और अपने हाथ में रख लिया। उसके बाद देखो इसने टाउन बनाया, तंजावुर में टाउन बनाया, वहाँ पे टेम्पल बनाया है गॉडेस निसंभा सुधिनी के लिए, क्योंकि वहाँ नीचे होगा अलग अलग गॉड होगा, है ना, उसके लिए बनाया गया। और तुम लोग पहले से ये बात जानते हो कि यदि टेम्पल बनाया जाए तो टेम्पल पावर सीट है ना, पावर को रिफ्लेक्ट करता है। जितना बड़ा टेम्पल उतना बड़ा राजा का कद। तो सक्सेसर ऑफ विजयलाया कनक्वेट नेबरिंग रीजन्स, और विजयलाया के बाद जो भी चोला, क्योंकि चोला को आगे ले जाने में इनका सहयोग है, उनका हाथ है। इसके बाद जितने भी सक्सेसर रहे हैं और भी नेबरिंग एरियाज को कैप्चर किए हैं, और किंगडम इस तरह बढ़ते गया और उसका पावर भी बढ़ते गया है। पांड्या और पलावा टेरिटरीज टू बी द साउथ एंड नॉर्थ वेर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। देखो पांड्या का भी नहीं छोड़ा, पल्लवास को भी नहीं छोड़ा, इसका भी टेरिटरी को हाथ में रख के बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लिया, किंगडम बना लिया उसने, ठीक है? देखो राजा राजावान बहुत ही पावरफुल चोला रूलर, जो किंग बना 985 में, और उसने क्या किया? अपने एरिया को एक्सपांड किया है। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाला व्यवस्था को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और बेहतरीन तरीके में बनाने का प्रयास। उसका जो पुत्र है राजेंद्र वन, वो तो और आगे चला गया, वो तो और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाया है। देखो वो ऊपर तक गंगा वैली तक चला गया, वो नीचे श्रीलंका तक चला गया, वो साउथ ईस्ट एशिया को भी नहीं छोड़ा, और वहाँ पे नेवी शुरू कर दिया कि नेवी लोग जा रहा है, यानी कि अभी देखते हो नेवल बेस तुम देखते हो अंडमान निकोबार सब, वहाँ से क्रॉस करके इंडोनेशिया तक पहुँच गया है। तो इसलिए जो राजेंद्र वन है, इनका बहुत बड़ा नाम है, समझे, चोला में। क्योंकि इन्होंने, इसलिए कहते हैं कि छोड़ा नहीं था, इतना ज़्यादा तुम लोग पढ़ोगे कभी डिटेल्स में, इतना ज़्यादा चोलास का पकड़ था कि बे ऑफ बंगाल का नाम चोला से रिलेटेड हो गया था, कि बे ऑफ बंगाल चोला का गढ़ है, फुल कंट्रोल। जैसे देखो अभी साउथ चाइना सी फुल कंट्रोल है ना चाइना का, इंडियन ओशन में भी क्या दबदबा बढ़ रहा है चाइना का, तो यह हम सोच सकते हैं कि उस समय चोलास का भी वही औकात, वही पावर हो गया था। तो देखो यहाँ पे स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, अद्भुत तुमको टेम्पल्स देखने को मिलेगा, अद्भुत तुमको ब्रॉन्ज स्कल्पचर देखने को मिलेगा। अब ब्रॉन्ज याद करो तुम लोग, याद है? ब्रॉन्ज बोलेंगे तो कौन सा सिविलाइजेशन एक ही बार में याद आएगा तुम लोग का दिमाग में? वेरी गुड, हड़प्पन सिविलाइजेशन याद आएगा। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज़्यादा ब्रॉन्ज तो यूज हुआ नहीं, ब्रॉन्ज बाद में ज़्यादा यूज हुआ है। बट चूँकि पहला सिविलाइजेशन है जहाँ पे ब्रॉन्ज स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। देखो बिग टेम्पल्स तंजावुर में, गंगाई कोंडम चोलापुरम में जो राजा राजा बनाए थे या राजेंद्र बनाए थे, वो एक अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल है कि टेम्पल किस लेवल पे जा सकता है। समझ गए ना? टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल मार्बल्स इन्हें इतना गजब का बना दिया गया था। चोला टेम्पल देखो न्यूक्लियाई है, यानी कि अब जहाँ जहाँ चोला टेम्पल है वो एक सिटी बनने,
सिटी का न्यूक्लियस बनेगा, अट्रैक्ट करेगा लोगों को, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वहाँ पे। एंड दिस वर द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे आर्टिसंस लोग आएंगे, सेकेंडरी एक्टिविटी होगा, टर्सरी एक्टिविटी होगा यहाँ पे। एंड टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विथ लैंड बाय द रूलर्स, और वहाँ पे देखो रूलर्स भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग प्रमोट कर रहे हैं, लैंड दे रहे हैं टेम्पल्स बनाने के लिए, क्योंकि लैंड जितना दिया जाएगा टेम्पल्स बनाने के लिए उतना ही पावर बढ़ेगा इसका। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड went into the maintaining of all specialists who worked at the temple and very often lived near it, priests, garland makers and etc. बोला कि जितने भी लैंड में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाएंगे, आज जो भी उत्पाद होगा ये सभी जाएंगे कहाँ पे, ये लोग के पास जाके, खाना भी तो चाहिए लोग को। तो इस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से इस तरह तुम्हारा जुड़ा हुआ है, समझ गए ना। तो चाहे वो लोग प्रीस्ट हो, गार्लैंड मेकर्स हो, या माला बनाने वाले लोग हो, कुक्स हो, स्वीपर हो, म्यूजिशियंस हो, डांसर्स हो, सभी का पेट भरने के लिए ना वो एग्रीकल्चर लैंड था। जैसे हम लोग जानते ही हैं तमिलनाडु गढ़ा है जी, तमिलनाडु में कॉटन कितना उगता है वहाँ पे, ब्लैक सोल का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है। याद करो, स्टेट का नॉलेज है तुम लोगों के पास, तो कोई नया चीज़ थोड़ी है, पुराना चीज़ चल रहा है। लैंड जो अभी बना है जिस जगह पे हो, ये तो एंशिएंट टाइम में भी ये लैंड था उस समय। ये अलग बात है कि फॉरेस्ट होगा यहाँ पे। Among the crafts associated with the temples, the making of Bronze Age was the most distinctive. बोला देखिए बहुत सारे क्राफ्ट्स एसोसिएटेड थे, बहुत तरह का मूर्ति उर्ति बनता था, बहुत तरह का शिल्प वाला चीज़ होता था, यानी कि बनाने वाला मूर्ति वाला चीज़ था। बट एक चीज़ आपको याद करना होगा कि ब्रॉन्ज इमेज बहुत पॉपुलर था। देखो लेडी का भी दिखाया गया है, ब्रॉन्ज ही स्कल्पचर है वो। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। बट जो चोला के टाइम में जो ब्रॉन्ज का स्कल्पचर बनता था, मूर्ति बनता था, वो दुनिया का एक से वन ऑफ द बेहतरीन वर्क था वो। और नाम था क्योंकि ट्रेडर्स बाहर से आएंगे, देखेंगे ये क्या है, दो हमको भी दो, हम भी ले जाएंगे, वहाँ पे डिमांड होना शुरू हो जाएगा। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. बोला कि ज़्यादातर जो इमेजेस जो ब्रॉन्ज के बनते थे वो डेटीज के थे, भगवान के थे, मगर कई बार डिवोटी के भी थे। डिवोटी मतलब जो पूछते हैं, क्यों नहीं है। अभी देखो अभी बहुत सारा ऐसा है, मीराबाई खुद, मीराबाई का भी फोटो होगा, साथ साथ कृष्ण जी का भी होगा, तो मीराबाई क्या है, डिवोटी है ना। इसी तरह का तो यानी कि डेटीज भी देखने को मिलेगा आपको, डिवोटी भी देखने को मिलेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन में देखते हैं कि उस समय काम क्या होता है, देखो काम किया है लोग, इसलिए हिस्ट्री में नाम है। देखो यहाँ मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, नए नए डेवलपमेंट्स किया गया एग्रीकल्चर में। देखो मैप में समझ में आ जाएगा कि रिवर कावेरी का जो ब्रांचेस है अलग अलग चैनल्स में गया है, और बाद में जाकर तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तुमको पता है यहाँ से कर्नाटका से निकलता है, ऐसे करके देखो पूरा गया कि नहीं। यहाँ पे देखो ड्रेन ऑफ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चर ही एग्रीकल्चर होगा जी। क्यों, हाँ ये वाला बिल्कुल ये वाला हिस्सा देखो ना, यहाँ से ड्रेन अप होकर यहाँ पे निकल रहा है ना, यहाँ पूरा ओर करके तंजावुर, यही तो है। बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स मैच कर जाता है। दिस चैनल ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली, ओवरफ्लो करता है, इसलिए तुम्हारा फर्टाइल सोर वहाँ पे डिपॉजिट कर देता है। फर्टाइल सोर मिल गया तो एग्रीकल्चर आराम से हो जाएगा। और यहाँ से जो भी वाटर हम इस चैनल से लाएंगे, और जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े इरीगेशन के लिए वहाँ यूज़ कर लेंगे इस चीज़ को, और राइस कल्टिवेट हो जाएगा। बाकी भी जितने भी क्रॉप्स है वो भी कल्टिवेट हो जाएगा। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that the area was open for the large scale cultivation. ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पे खेती हो रहा है, पहले भी खेती होता था, बट अब जो खेती हो रहा है वो लार्ज स्केल में हो रहा है। अब लार्ज स्केल होने का मतलब क्या, कि मार्केट पकड़ लिया वहाँ पे है, वहाँ पे डिमांड होगा तभी तो उत्पाद होगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया अब चोला के टाइम में। पहले भी होता था, वही बोला 5th और 6th सेंचुरी में भी होता था, बट अब ज़्यादा हो रहा है। फॉरेस्ट को देखो फॉरेस्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि टूल्स है, अभी टूल्स है तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाएगा, लैंड को लेवल किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर वाला चीज़ हो सके वहाँ पे। डेल्टा रीजन में देखो डैम वगैरह बनाया जाएगा ताकि कोई फ्लड हो तो उसको रोका जा सके। आप जानते हो कि डैम का मल्टीपर्पज़ डैम होता है, कोई डैम बनाते हैं फ्लड को रोकने के लिए, कोई डैम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अन्य कारण हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह का चीज़ किया जाए। कैनाल्स देखो, कैनाल्स भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, देख लो फिगर, ताकि कैनाल कंस्ट्रक्ट हो तो वहाँ से पानी को ले जाके हम खेत में इरीगेट कर सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन। देखो बहुत सारे ऐसे भी एरियाज थे चोला एम्पायर के अंदर कि जहाँ पे 2 क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता था एक ईयर में। तो कहने का मतलब जो आज आप देखते हैं व्यवस्था, वो व्यवस्था बहुत पहले भी बन चुका था भारत में।
इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। हाँ, बहुत सारा ऐसा जगह है कि जहाँ पे आपका वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियली भी लाओगे, दूसरे जगह का लैंड, दूसरे जगह वाटर है उसको ब्रिंग करके लाओगे। बहुत सारा मेथड इसके लिए होता था इरिगेशन के लिए। देखो कई जगह पे वेल्स खोदे जाते थे, कुआं खोदे जाते थे, कुआं से पानी निकलेगा, पानी ले जाओ वहाँ पे। बहुत सारे जगह पे देखो टैंक्स बनाए, टैंक्स जानते हो, जहाँ टैंक्स बना के वाटर कलेक्ट करना, देखो ऊपर टैंक्स ही दिया गया है, वाटर कलेक्ट करके रखना वहाँ पे। समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ हो रहा है वहाँ पे। जैसे अभी वेल लेड व्यवस्था क्रिएट हो रहा है, वो व्यवस्था बाद में अभी तक कंटिन्यू रहेगा। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग। सही बात है कि नहीं? इरिगेशन तो ऐसा वाला छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है। इसलिए लेबर रिसोर्सेज मेंटेनिंग दिस वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। यानी कि प्लानिंग में सभी चीज़ आएगी कि लेबर को कैसे यूज़ करना है, रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्क को अंजाम देना है, कैसे वाटर को शेयर करना है, सभी चीज़ प्लानिंग के अंदर आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन दिस विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस। और ऐसा नहीं केवल रूलर्स ही कर रहा है, जो विलेजर्स हैं वहाँ के वो भी उतना ही एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। समझे ना? क्योंकि यदि पीजेंट्स नहीं करेगा, भागीदारी नहीं रहेगा डेवलपमेंट में, तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? यानी कि पीपल का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो ये हो गया इरिगेशन व्यवस्था कि एग्रीकल्चर कैसे। देखो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक वो प्राइमरी एक्टिविटी पे काम नहीं करे। ये तो बात मानते हो ना? प्राइमरी एक्टिविटी से ही सेकेंडरी एक्टिविटी को बल मिलता है, करेक्ट? तो अब देखते हैं हम लोग एम्पायर का प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज था उस समय? देखो जो पीजेंट्स है, जैसे सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट, एक साथ उसको उड़ कहा जाता है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। बिकेम प्रस्परस, और ये लोग रईस होना शुरू हो गया जब ये लोग को इरिगेशन वाला व्यवस्था जान लिया। तब इरिगेशन वाला व्यवस्था जान लेगा तो कल्टीवेशन करेगा, कल्टीवेशन करेगा तो नियर बाई एरियाज में इसका डिमांड है, जब डिमांड है तो बेचेगा तो पैसा आएगा, तो रिच हो जाएगा ये। जब रिच हो जाएगा तो उसका पावर भी आ जाएगा हाथ में, जब पावर आ जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, उसका यूज़ करेगा। समझ गए ना? तो ग्रुप ऑफ सच विलेजेस जो रिच हो रहे थे पीजेंट्स के वजह से, ऐसे विलेजेस क्या बोलते हैं? नाडू बोलते हैं। अब भी ये वर्ड यूज होता है ना, तमिलनाडु। नाडु मतलब वो विलेजेस जो रिच हो चुका है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज। समझे? तो विलेज काउंसिल यहाँ पे शुरू हो गया। और नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और ये देखो ये विलेज काउंसिल है, यानी कि जैसे अभी देखते हो MLA MLC है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल तो इसी तरह का व्यवस्था वहाँ क्रिएट होना। और नाडू चूँकि तुम्हारा प्राइमरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे। और उसमें तुम्हारा जस्टिस देना, किसी को मान लो किसी के साथ गलत काम हुआ है तो उसको जस्टिस देना। एट द सेम टाइम टैक्स कलेक्टिंग पावर भी ये नाडू के पास ही था। तो हम कह सकते हैं कि चोला के टाइम में नाडू एक बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में काम करता था। समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं? अभी देखो डिस्ट्रिक्ट, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है पूरा इंडिया का। इसलिए डीएम होता है, इसलिए डीएम होता है ना, इसलिए डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। और उस समय नाडू तो रिच पीजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट है तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसको बहुत रही जो पीजेंट्स थे इस कास्ट के, वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया नाडू के ऊपर। तो देखो अंडर द ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है चोला, बट नीचे ये लोग पावरफुल समानतास टाइप के बनना शुरू कर गए। समानता बताए थे ना कल। और देखो चोला किंग गेव सम रिच लैंड, इन लोग को टाइटल भी देते थे ऐसे लोग को जो बहुत रिच पीजेंट्स होते थे। तो मुबेंदा वेलम, यानी कि तुम्हारा क्या, पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, एक पीजेंट है जो 3 किंग को सेवा दे रहा है, ये टाइटल है इसका। अरियार मतलब चीफ टाइटल है ये सब। एज अ मार्क्स एज अ मेकर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड विद देम विद द इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और ऐसे लोग जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे और इन लोगों को टाइटल मिलता था, इन लोगों को जिम्मेदारी सेंटर में दिया जाता था कि आप आइए, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आपको सेंटर में भी जिम्मेदारी दिया जा रहा है। जिम्मेदारी का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जा रहा है ताकि वो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ काम कर सके। समझ गए ना? तो चोला इंस्क्रिप्शन दिखाया गया कि बहुत सारे अलग अलग लैंड के बारे में बात किया गया है चोलास में। वेलंगा बागाई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, यानी कि ब्राह्मण वाला पीजेंट्स नहीं है, और ये लोग मालिक है, लैंड ओनर्स है। तो ये हो गए। ब्रह्मदायी मतलब लैंड जो ब्राह्मण को गिफ्ट किया गया है। साला भोगा का मतलब है लैंड जो कि स्कूल को दिया गया है मेंटेन करने के लिए या स्कूल चलाने के लिए दिया गया लैंड है। देवादाना का मतलब कि जो लैंड टेम्पल बनाने के लिए दिया गया है। समझ रहे हो ना? पलिचान क्या है, पलिचान दम, इसका मतलब है जो लैंड जैना इंस्टीट्यूशन, देखो तमिलनाडु में जैना इंस्टीट्यूशन भी था, ठीक है, जैन बहुत थे वहाँ पे। सिटानाबासल
वहाँ पे एक जगह है, टेम्पल है, वहाँ पे जैन का भी इंस्क्रिप्शन सब प्रेजेंट है। तो वी हैव सीन दैट ब्राह्मणास ऑफन रिसीव लैंड, सही बात है कि नहीं? हमने देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री, देखा है कि ब्राह्मण्स को लैंड मिलता था, उसी को ब्रह्मदाया भी कहा जाता है, ठीक है, या ब्रह्मदाना भी कहा जाता है इसको। एज अ रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट, इसलिए तुम कावेरी रीजन में देख सकते हो कि ब्राह्मण्स लोग का सेटलमेंट बहुत सारा होने लगा होगा, है ना, एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। जैसे यहाँ पे था उसी तरह, यानी कि ब्राह्मण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में भी, कहने का मतलब ये है। ये ब्राह्मण का जो कल्चर था नॉर्थ से था, अब आस्ते आस्ते ये साउथ में भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर देगा, समझे। ईच ब्रह्मदाया वॉज लुक्ड आफ्टर, बताओ जितने भी ब्रह्मदाय थे, यानी कि जो ग्रांट दिया गया था, वॉज लुक्ड, कौन देखेगा उसको? सभा देखेगा या असेंबली देखेगा, और उसमें ब्राह्मणा लैंड होल्डर्स होंगे, नहीं, जो ब्राह्मण वाला जो जिसका ज़मीन है वही उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे असेंबली में, और ये ज़मीन देखेंगे, ज़मीन सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर टेम्पल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस पर चैरिटी वाला काम हो रहा है कि नहीं, सभी चीज़। दिस असेंबली वर्क वेरी, बहुत अच्छे से काम करते थे। डिसीजन, जो भी डिसीजन लेते थे उसको बढ़िया से इंस्क्रिप्शन में डिटेल वे में लिखा जाता था, समझे ना, एज ए स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, यानी कि जो वहाँ पे टेम्पल है वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेगा कि ऐसे ऐसे काम किया है सभी लोग। एसोसिएशन जो था इस तरह का ट्रेडर्स का, उसको नगारम्स कहा जाता है। अब ट्रेडर्स भी तो बहुत सारे वहाँ पे है, ये तो ब्राह्मणस का बात कर दिए, ट्रेडर्स है वहाँ पे, ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन, जैसे अभी ट्रेड यूनियन कह देते हैं ना हम लोग, तो उस समय जो जो एसोसिएशन था ट्रेडर्स का, उसको नगारम्स कहा जाता था। और ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे टाउन में, क्योंकि ट्रेडर्स इज ऑल अबाउट योर टाउन, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ट्रेडर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। अब यदि हम बात करें, एक पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा उदराया मेरुड, जो कि चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाया गया, और वहाँ पे बताया कैसे सभा को ऑर्गेनाइज किया था, सभा कैसे बुलाया था, सभा कैसे काम करता था, वो इंस्क्रिप्शन पूरा डिटेल दिया गया है। बताओ, सभा में बहुत सेपरेट अलग अलग कमेटी भी होते थे, कुछ कमेटी इरिगेशन वर्क के लिए होते थे, कुछ गार्डन को मेंटेन करने के लिए होते थे, कुछ टेम्पल को मेंटेन करने के लिए होते थे, और बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारा ऐसा होता था। नेम्स ऑफ दोस्त एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीव, और कौन आदमी बनना चाहता है, इसका मुखिया कौन बनना चाहता है, उसके लिए पाम लीव पे रख दिया जाता था। बच्चा आता था, एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था, वो बच्चा कोई भी नाम चुनता था और बच्चा हो गया, वो आदमी जो भी चुना वो आदमी वहाँ का कमेटी का अध्यक्ष बन गया। तो इस तरह, तो ये भी एक तरह से इलेक्शन ही है, ठीक है ना, लॉटरी सिस्टम, बिल्कुल लॉटरी सिस्टम ही है। देखो, एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था कि बोलता था कि टिकट्स करो, और एक कमेटी का मेंबर इस तरह बनता था, समझ गए ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया है, जान लेना इंस्क्रिप्शन, और जो दिया गया है कि सभा का कैसे उत्तरे मेरठ का जो बताया गया, उसमें ये सब लिखा गया है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड। सबसे पहले तो ओनर ऑफ लैंड होना चाहिए, जहाँ पे आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो। दे शुड हैव देयर ओन, अपना घर होना चाहिए। और कितने एज, देखो एज भी जैसे अभी भी होता है 35 to 70 ईयर्स होना चाहिए एज। उसको वेदास का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो यहीं पे कट जाएगा नीचे वाला लोग सब, उसको वेदास का नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स और ऑनेस्टी में एकदम नंबर 1 होना चाहिए ऐसे लोग। तो ऐसे अच्छे छवि वाले लोग आते थे, समझे, अच्छे छवि वाले लोग आते थे, और अच्छे वाले छवि वाले लोग में एक कोई चुना जाता था। तो इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, हाँ देखो कितना बढ़िया बात है, पूरा लोकतंत्र है कि यदि कोई भी मेंबर लास्ट 3 ईयर्स में कमिटी किसी भी मेंबर का रहा है तो उसको नहीं चुनेंगे। गिव फ्रेश टैलेंट को मौका दिया जाए। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो एनीवन हुआ जिसने अपना अकाउंट को सबमिट नहीं किया वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। देखो पूरा है ना, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि आपका जो भी है, बहुत देखो लोकतांत्रिक ही है। जैसे पढ़ लोगे इंस्क्रिप्शन में और भी बहुत सी बताया गया है, तुम पढ़ लेना इस चीज़ को। अच्छा पढ़ ही देते हैं हम, क्योंकि अभी टाइम बहुत है मेरे पास। देखो, तो वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, हियर इज एन एसेट। देखो पेरियापुरम जो 12th सेंचुरी में लिखा तमिल वर्क है, वन ऑफ द बेस्ट तमिल वर्क है। इसमें बताया कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन का क्या स्थिति था उस समय, क्योंकि राजा के बारे में तो हर कोई बात करना चाहता है। राजेंद्र वान का क्या स्थिति था, राजा का क्या स्थिति था, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल के बारे में कोट अनकोट कर रहे हैं, तुम लोग समझ लेना, बहुत सिंपल अंग्रेजी है। देखो, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ एथेंस, आउटस्कर्ट का मतलब क्या होता है, मेन टाउन नहीं, जो पेरिफेरल एरियाज है, समझ गए ना, पेरिफेरल एरिया समझते हो, मेन सिटी का हिस्सा नहीं, जो उसके अगल बगल का हो, समझे, सटा हुआ, थोड़ा दूर दराज वाला। तो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानूर वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पोलेयास, मतलब सोशल ग्रुप का जो कि आउटकास्ट थे उस समय, ठीक है। ये ब्राह्मणास और वेलालास लोग, वेलालास वही एक इंपॉर्टेंट जो कास्ट है तमिलनाडु का, ये लोग इस तरह कास्ट को आउटकास्ट कर दिया, यानी कि वर्णा सिस्टम के अंदर नहीं है। स्टार्ट विथ स्मॉल हट्स, छोटे छोटे झोपड़पट्टी में रहते थे, समझे।
एग्रीगेरियन लेबर के रूप में काम करते थे ये लोग। इन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्ट्स कवर्ड विद द स्ट्रिप्स ऑफ लेदर लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स, यानी कि चिकन उकन पालते थे, घूमता था इधर उधर। डार्क चिल्ड्रन हु वेयर ब्रेसलेट ऑफ ब्लैक आयरन वेयर पॉन्चिंग अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज, यानी कि जो बच्चे लोग के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो पहने हुए हैं, यानी कि जो बच्चे लोग हैं वो ब्रेसलेट पहने हुए हैं ब्लैक आयरन का, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं लिटिल पपीज़ को, यानी कि हाथ में वो पपीज़ रखे हुए हैं। इन द शेड ऑफ द मुरुदू ट्रीज ए फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ सीट ऑफ लेदर, यानी कि अपने बच्चे को वहाँ पे रखी है। देयर सब मैंगो ट्रीज है फ्रॉम उस ब्रांचेस ड्रम्स वेर हैंगिंग। तो ये पूरी तरीके से ट्रीज का विवरण दिया गया है। कोकोनट पाम्स के बारे में, इन लिटिल हैलोस ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड पीचेस ले आफ्टर व्हीलिंग, यानी कि सब नीचे गिर के वो नीचे जमा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो रेड क्रेस्ट कॉक्स कॉर्न बिफोर डाउन कॉलिंग द ब्रेम वन to their daily work, and by day under the shade of kanji tree spread the voice of wavy haired pullayer women singing as they were husking paddy। और पैडी यानी कि वो जो जब हम धान निकालते हैं तो धान को चुनते हैं या फिर उसको कुछ कुछ करते हैं ना ताकि उसका जो डेड प्रोडक्ट्स है वो निकल जाए। ये सब विवरण है कि कॉमन आदमी का क्या स्थिति था। तो कॉमन आदमी का कोई स्थिति बहुत बढ़िया भी नहीं था और हमेशा से कॉमन आदमी का स्थिति कोई अच्छा रहा नहीं है। खराब भी नहीं था, बिल्कुल ख़राब भी नहीं था, ये भी कहोगे, क्योंकि इतना शोषण भी तो नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको पूरा अधिकार था अपना इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करने का। तो जब यहाँ पे ये हो रहा था तो वर्ल्ड में क्या हो रहा था, देखो कितना बढ़िया से एनसीईआरटी सजा के दिया है ना हर केस में। ये जानने के लिए कि आप पैरेलल इवेंट को जानिए उसमें और क्या हो रहा था। देखो उसमें चाइना अंडर द टांग डायनेस्टी के अंदर था, और मैंने अपने प्रोजेक्ट में चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी दिया है किसी को करने के लिए, तो चाइनीज़ इतना इंपॉर्टेंट है। देखो इन चाइना एक एम्पायर था जो टांग डायनेस्टी के अंडर इस्टाब्लिश्ड हुआ था और ये पावर में 300 साल तक रहा था, फ्रॉम 7th to 10th सेंचुरी। और इसके जो कैपिटल था उस समय चाइना का जियांग, और लार्जेस्ट सिटीज़ था वर्ल्ड का जहाँ पे टर्क्स, इरानियंस, इंडियंस, जापानीज, कोरियन सब लोग आते थे, विजिट करते थे, समझ गए ना, बहुत पॉपुलर सिटी। टांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ ब्यूरोक्रेसी रिक्रिएटेड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना बढ़िया, एग्जामिनेशन के थ्रू जाता था लोग वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी में अपना, जैसे अभी सिविल सर्विस में देखो लोग पढ़ के जाता है ना, उसी तरह वहाँ पर व्यवस्था था जो कि सबके लिए, यानी कि विच वाज ओपन टू ऑल हु विश टू अपीयर फॉर इट। कोई भी आदमी जाके एग्ज़ाम दे के ब्यूरोक्रेसी का हिस्सेदार बन सकता है। तो पूरा अच्छा व्यवस्था है, इससे अच्छा व्यवस्था क्या हो सकता है बताओ तो। कोई जात पात वाला कोई कंसेप्ट नहीं। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस, बताओ, यानी कि 1911 तक चाइना में ये रहा है। उसके बाद जानते हो 1949 में क्या हुआ चाइना में, तो तब चेंजेस हुआ है, समझ गए ना। मैंने ख़त्म कर दिया है, तुम लोग क्वेश्चन देख लेना, ट्रिपटाइड स्ट्रगल क्या है, मैच द कलम कर लेना। चमानास का मतलब क्या है, चमानास और कोई नहीं चौहानसी है। राष्ट्रकूटा कैसे पावरफुल बने हैं, राष्ट्रकूटा में दंती दुर्गा कितना पावरफुल आदमी था, है ना। कैसे न्यू डायनेस्टी को एक्सेप्टेंस मिला है, तमिल रीजन में इरिगेशन वर्क हम लोग जानते हैं, चोला टेम्पल्स का एक्टिविटीज़ वगैरह तुम जान रहे हो, अब बताए हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ख़त्म हो गया।